हाय गाइस। इस सीरीज के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि इंसानों पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। उनकी शैतानी ताकतों की वजह से वो बहुत शक्तिशाली हैं, जबकि ह्यूमन रेस उनके सामने बहुत ही कमज़ोर पड़ गई है। इंसानों के 4 गार्डियंस उनकी सुरक्षा के लिए उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और वक्ती तौर पर उनके अटैक को रोक देते हैं। ये गार्डियंस 200 साल से इंसानी नस्ल की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब ये मॉन्स्टर्स उनके बस से बाहर होते जा रहे हैं और उन गार्डियंस के पास कोई भी कैपेबल इंसानी सक्सेसर अब नहीं बचा था जो उनकी पोजीशन संभाल सकता। तो वो बाकी दुनिया की खातिर पहले खुद के वेपन्स को एक एक करके सेक्रीफाइस करते हैं और इन दी एंड वो अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। उनके इस एक्शन से डीमंस को बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और अब मजीद 100 साल तक इंसानों को उन मॉन्स्टर्स से कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद किसी ऐसे सक्सेसर की ज़रूरत है जो उन गार्डियन से ज़्यादा शक्तिशाली और इंसानों को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हमें डीमंस के मास्टर को दिखाते हैं कि वो अब घायल हो चुका है। उसके सारे मॉन्स्टर्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो शपथ लेता है कि 100 साल बाद वो रिकवर होकर फिर से इंसानों पर हमला करके अपना बदला ज़रूर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ इंसानों को दिखाते हैं कि एक राजा वो भी शपथ लेता है, अपने सारे आदमियों को भेजता है ताकि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो उन 4 गार्डियंस का अगला सक्सेसर बनकर इंसानों को बचा सके। फिर कुछ सालों बाद एम्परर के यहाँ एक प्रिंस की पैदाइश होती है और उसकी पैदाइश के साथ साथ ही गुड लक के ऐसे साइंस होते हैं कि वो अपने बेटे को एक ड्रैगन के हवाले करके पैदा होते ही उसे पहाड़ों पर पलने को भेज देता है ताकि वो कल को इंसानों का एक पावरफुल गार्डियन बनकर वापस लौटे और सारे इंसानों की सुरक्षा कर सके। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसकी मार्शल आर्ट और ब्रेवरी दोनों ही बहुत रिमार्केबल होती है। वो जंगल में रहता है और छोटी सी ही उम्र से एक मॉन्स्टर को जंगल में अकेले ही हरा देता है। उसे बादलों पर बैठा आराम कर रहा एक मास्टर देख लेता है और फिर वो नीचे उतरता है और अपने दूसरे बूढ़े रूप में तब्दील होकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। फिर उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है और एक बबल में कैद करके उसे साथ ले जाता है। फिर बाद में वो उसका नाम शियाओफा रखता है। शियाओफा की सारी पावर्स उसके फॉरहेड में एक पर्ल में छुपी हुई होती हैं। कम उम्री में वो एक लड़की से प्यार में धोखा खाकर अपनी सारी पावर्स वाला वो पर्ल उसे दे देता है और वो पर्ल लेते ही वो लड़की उस बेचारे को छोड़कर बेवफाई करके वहाँ से चली जाती है। अब उसकी पावर्स छिन जाने के बाद वो गांव का वर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर रह जाता है। वो आज भी इसी तलाश में था कि वो लड़की कहीं उसे दोबारा मिले और वो उससे अपना पर्ल वापस ले सके और फिर से वैसा ही शक्तिशाली बन जाए। तभी हमें एक लड़की डोया को दिखाते हैं जो शियाओफा का साथ देती है और उसे इनकरेज करती रहती है कि चाहे जो भी हो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। वो डोया को कहता है कि मैं अब यहाँ सबसे कमज़ोर हूँ, तुम्हें मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डोया की नज़रों से लगता था कि वो उसे बहुत लाइक करती है। फिर ट्रेनिंग पर लेट पहुँचने पर शियाओफा का मास्टर उसे काफ़ी सख्त पनिशमेंट भी देता है जो कि ऑब्वियसली वो अपने इस कमज़ोर जिस्म के साथ पूरी नहीं कर पाता। यहाँ मास्टर उसे बताता है कि तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करना होगी क्योंकि अब हर साल दोबारा से मॉन्स्टर्स इंसानों के गांव पर हमला करने लगे हैं। कौन तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा? फिर मास्टर बाकी सारों को तो जाने देता है, लेकिन शियाओफा को वेट उठाकर 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को कहता है। शियाओफा को अकेला छोड़ने की बजाय उसके कुछ फ्रेंड्स भी उसके साथ वहीं पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ शियाओफा थोड़ी देर के लिए एक स्पेशल एनर्जी अपने अंदर से निकालने लगता है। एक्चुअली वो प्रैक्टिस के बीच ही शांति के साथ ख्यालों की दुनिया में कहीं और ही आराम करने लग जाता है
लेकिन उसकी बॉडी ये सारा कुछ विदस्टैंड नहीं कर पाती और वो बहुत जल्द ही गिर जाता है। फिर सबसे वीक स्टूडेंट होने की वजह से कुछ बॉयज़ उसे बुली भी करते हैं और उसे ट्रैश कहकर बुलाते हैं। उन्हीं बुली बॉयज़ में से एक श्याओफा पर अटैक करने के लिए आता है तो डोया उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो तो डिफेंसिव मूव में खड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ ऐसी पावर्स बाहर आती हैं कि उस बुली बॉय को तूफान की तरह दूर फेंक देती हैं। वो लोग अभी इसी सब पर बिल्कुल हैरान खड़े थे कि एक सायरन बजने लगता है। गांव में इमरजेंसी आ जाती है क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके गांव पर भी अटैक कर दिया था। श्याओफा ये सब देखकर अपसेट हो जाता है कि जब उसके मास्टर्स और बाकी स्ट्रांग लोग मुकाबला करने के लिए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो तो खुद की भी सुरक्षा के काबिल नहीं था, किसी को क्या बचा पाता। फिर इतने में इंसानों पर मॉन्स्टर्स का एक झुंड हमला कर देता है। गांव के कुछ शक्तिशाली लोग उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं ताकि उनको अंदर घरों तक पहुंचने से रोक सकें। वो मॉन्स्टर्स काफ़ी पावरफुल थे और वहाँ एक फाइट होती है और इन दी एंड श्याओफा का मास्टर स्किल्ड फाइटिंग करके उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। उनकी इतनी बहादुरी और फाइट स्किल्स देखकर सारे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर हमें ये दिखाते हैं कि वहाँ का राजा एक सफ़र पर जा रहा होता है। उसके साथ उसके सिपाही होते हैं। वो हाथी पर सवारी कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर्स के इन बार बार होने वाले अटैक से काफ़ी परेशान भी नज़र आता है और अब वो श्याओफा के गांव के करीब से ही गुजर रहा होता है कि यहीं पर ही पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। हेलो गाइस, इस पार्ट के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि मास्टर जैन उस मॉन्स्टर का शिकार करके उसे मारकर फिर घर ले आते हैं। श्याओफा अपने मास्टर के घर पर साथ ही रहता था। मास्टर उसे कहते हैं कि इस बीस्ट को काटो और इसका रोस्ट पका कर खिलाओ। यहाँ पर श्याओफा याद करता है कि एक दफ़ा मॉन्स्टर्स के ऐसे ही एक अटैक में वो मारा जाने वाला था तो मास्टर ने खुद की जान पर खेलकर उसे बचाया था। श्याओफा तब अपने कमज़ोर जिस्म और छोटा सा दिल होने की वजह से बहुत अपसेट हो गया था कि उसकी वजह से उसके मास्टर की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी। वो आज भी नहीं बदला था। वो उस बीस्ट को काटने लगता है, लेकिन ये काफ़ी मेहनत वाला काम था। वहाँ फिर डोया और उसके दूसरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और श्याओफा उनको बीस्ट के बारबेक्यू पर मज़े करने को इनवाइट कर लेता है। मास्टर ये सब देखकर सोचता है कि आने वाली मुसीबत को ये बच्चे अभी नहीं समझ सके। फिर हमें एक लड़के डामिंग को दिखाते हैं। वो सख्त मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद फिर फील करता है कि उसने स्पेशल पावर व्हील लाइफ हासिल कर ली है और उसके बैच में ये अब सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। उसके पिता उसे रियलाइज़ कराते हैं कि सबसे पहले तो ये पावर्स सबसे कम उम्र में श्याओफा को मिली थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ डामिंग ही सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है और उसके मुकाबले का दूसरा और कोई भी ग्रुप में मेंबर है ही नहीं। उधर राजा जब उनके गांव से गुजर रहा होता है तो उसे मेरिडियंस के स्ट्रॉन्ग ऑरा की फीलिंग आती है और उसे पता चल जाता है कि डामिंग ने व्हील ऑफ लाइफ अचीव कर लिया है। उसकी स्पेशलिटी की वजह से मज़ीद ट्रेनिंग के लिए वो उसे चूज़ कर लेते हैं। उधर श्याओफा डोया के साथ कुछ मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो इम्बैलेंस होकर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। इतने में वहाँ से राजा का गुजर होता है। अपने घर आए मेहमान देखकर श्याओफा डोया से कहकर उनके लिए खाना लाने को कहता है। वहाँ उन लोगों ने डामिंग को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था कि उसने व्हील ऑफ लाइफ पावर जो हासिल कर ली है तो हम इसे साथ ले जाकर ट्रेनिंग कराएंगे। श्याओफा कहता है कि इसमें क्या ख़ास बात है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतने में वो राजा उस पर अपने स्पेशल पावर्स अप्लाई करने लगता है कि या तो इसका व्हील ऑफ लाइफ एक्टिव हो जाएगा या फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा। इस डेंजरस से प्रोसीजर में ऊपर से मास्टर जैन आ जाता है और वो श्याओफा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे राजा का स्पेशल मार्शल आर्ट मास्टर कंट्रोल कर लेता है। ऊपर से जब डोया आकर ये सारा कुछ देखती है तो एक बार फिर से उसके अंदर की स्पेशल एनर्जी निकलने लगती है।
ये देखकर राजा तो हैरान रह जाता है कि ऐसी ही रेयर एनर्जी की तो हमें ज़रूरत है। वो डोया को साथ ले जाने लगते हैं कि जैन डोया को बचा लेता है और फिर बाकी गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वहां सिपाही सारों को मार गिराते हैं और एकदम से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी फाइट के बीच में एक बूढ़ा आदमी आकर सिपाही को मार गिराता है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। फिर इतने में अचानक से वहां शियाओ फा के ग्रैंड मास्टर यू अपीयर होते हैं और वो सबसे पहले आकर मास्टर जैन को ठीक करते हैं और फिर सारे लोगों को समझाते हैं कि ये पवित्र पहाड़ी का राजा है। इन लोगों का तरीका ठीक नहीं, लेकिन मकसद बहुत अच्छा है। इंसानों को मॉन्स्टर से बहुत खतरा है। हमें कोई ना कोई गार्डियन की ज़रूरत तो है, इसलिए जिसको ट्रेनिंग करने के लिए ये चूज़ करते हैं, आप लोग उन्हें जाने दें। डोया को जाने से शियाओ फा यहाँ पर रोकता है। डोया भी कहती है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी शियाओ फा के साथ रहना चाहती है, लेकिन फिर ग्रैंड मास्टर के समझाने पर डोया मान जाती है और जाते जाते शियाओ फा को एक तावीज़ भी देकर जाती है कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। फिर वो लोग डोया के साथ साथ शियाओ फा के 2 और स्पेशल फ्रेंड्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अब 3 दिन के अंदर अंदर वो उनको साथ ले जाएंगे। फिर जाने से एक रात पहले शियाओ फा डोया को फूलों से बना हुआ एक क्राउन भी पहनाता है और अपने फ्रेंड्स से कहता है कि तुम लोगों से जुदा होना बहुत तकलीफ दे तो है, लेकिन ये एक गोल्डन चांस है। तुम लोग जाओ और हमारे गांव लोंगताओ का नाम रोशन करो। डोया यहाँ उसे ग्रैंड मास्टर यू की दी हुई एक मेडिसिन बुक भी देती है। शियाओ फा कहता है कि अगर कभी मैं ठीक हो गया, फिर से स्ट्रांग हो गया, तो ज़रूर तुम लोगों को ज्वाइन करूँगा। फिर वहाँ से जाते जाते डोया शियाओ फा को कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूँगी, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब जाने का टाइम आता है तो शियाओ फा उन लोगों के सामने तो बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन उनके जाने के बाद वो दुखी होकर रोता रहता है और इतना रोता है कि रोते रोते ही सो जाता है। मास्टर जैन उसे ऐसे देखकर दुखी हो जाते हैं और वो एक डॉक्टर हू के पास आते हैं कि जब मैं इसे इस तरह से दुखी देखता हूँ तो मुझसे इसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। उन्हें पता चलता है कि शिया अब उस फूल को हासिल करने के लिए 2 लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर शियाओ फा दौड़ते दौड़ते अपनी इमेजिनेशन पावर से खुद को एक फॉक्स की स्पीड में बदल लेता है। अब शियाओ फा उन लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर निकल चुका था। अब उन लोगों से तो जान छूटती है, तो अब शियाओ फा के पीछे वही पवित्र फूल की खुशबू सूंघकर वो छीनने के लिए मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। भागते भागते एक जगह शियाओ फा बहुत थक गया था, तो वो बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो जंगल में अब खो चुका है, तो फिर वो रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो उसे करीब ही एक बहुत ही सुंदर स्पार्कलिंग सी वाटरफॉल नज़र आती है और उसके पास ही एक छोटी सी क्यूट सी फॉक्स ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई होती है। शियाओ फा को उस पर बहुत रहम आता है और वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए उठा लेता है। उस फॉक्स को दिल ही दिल में बहुत ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो खुद को शियाओ फा के पास पता नहीं क्यों सुरक्षित फील करती है। शियाओ फा उसे मेडिसिन लगाने के बाद कहता है कि याद रखना, कभी हमारे कबीले के लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। एक्चुअली वो एक प्रिंसेस फॉक्स होती है जो कि शियाओ फा के प्यार करने पर सोचने लगती है कि ये एक मेल है और मुझे किसी मेल के इतना करीब नहीं आना चाहिए। फिर आगे शियाओ फा एक गुफा में पहुंच जाता है। वो गुफा एक्चुअली उस फॉक्स प्रिंसेस का अपना घर था और उसी के अंदर वो देखता है कि एक पवित्र मैजिकल स्प्रिंग भी होती है और वो कोई आम फॉक्स नहीं थी, बल्कि वो तो इस मैजिकल स्प्रिंग में रोज़ रोज़ नहाया करती थी। शियाओ फा यहाँ से एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेने लगता है, तो वो फॉक्स मुंह बना के सोचती है कि ये क्या, अब ये इंसान मेरा ये बर्तन भी ले जाएगा। फिर शियाओ फा उस फॉक्स को लेकर गुफा से बाहर निकल आता है, तो उस फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी मुश्किल से तो मैं अपने घर तक पहुंची थी और अब ये फिर से मुझे लेकर बाहर आ गया है। और वो गुस्से में उछलती कूदती शियाओ फा का पवित्र फूल भी खा जाती है और उसे खाते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसकी सारी हीलिंग हो जाती है। फिर शियाओ फा उस मैजिकल स्प्रिंग के पानी को यूज़ करके मेडिटेशन करता है
दूसरी तरफ श्याओफा के साथी भी उसे ढूंढते ढूंढते अब उसके करीब ही पहुंच चुके होते हैं। पवित्र फूल खाने के बाद वो फॉक्स अब श्याओफा के साथ काफी काइंड नजर आती है और उसे फिर अपने साथ लेकर दोबारा से अपनी गुफा की तरफ बढ़ती है और श्याओफा को इशारा करके उस स्प्रिंग में नहाने को कहती है। श्याओफा जैसे ही उस स्प्रिंग में नहाने के लिए कूदता है तो उसकी पावर्स में इजाफा होना शुरू हो जाता है और अब उसका व्हील ऑफ लाइफ अपग्रेड हो चुका था। फिर वो थोड़ी देर वहाँ रिलैक्स करता है और यहाँ उसे अपने फ्रेंड्स की याद आती है तो वो बहुत सैड हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद श्याओफा अपने साथियों को ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर निकलता है तो इतने में कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन फॉक्स प्रिंसेस की नज़रों में कुछ ऐसी बात थी कि वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि श्याओफा को खुशफहमी होने लगती है कि जैसे उन्होंने मेरी पावर्स का ऑरा फील किया है और डर के भाग गए हैं। उस फॉक्स ने श्याओफा का वो फूल तो खा लिया था तो बदले के तौर पर वो उसके लिए एक और रेयर मैजिकल मशरूम लेकर आती है और साथ में पवित्र फूल से भी ज़्यादा कीमती जड़ी बूटियाँ भी देती है। इतने में राइवल गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो श्याओफा को घेर लेते हैं। यहाँ पे जब फाइट स्टार्ट होती है तो फॉक्स प्रिंसेस भी श्याओफा का साथ देती है। वहाँ पर श्याओफा को फाइट करता देखकर उन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि लास्ट टाइम की निस्बत इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब उनकी फाइट होती है तो श्याओफा उसकी तलवार ही तोड़ देता है। ये सब देखकर उनका सबसे बड़ा बॉस अब खुद श्याओफा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो बहुत पावरफुल और सीनियर था, उसका मुकाबला करना श्याओफा के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन थैंक्स गॉड श्याओफा के साथी एंड टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उनसे फाइट के बीच श्याओफा कुछ जख्मी हो गया था। फिर सेकंड हेड आकर उस बॉस से लड़ता है और उन लोगों को भगाने में कामयाब हो जाता है। जब श्याओफा अपनी हीलिंग कर रहा होता है तो आंटी और अंकल दोनों को फील होता है कि जैसे उसका व्हील ऑफ लाइफ अब अपग्रेड हो गया है और उसकी इतनी रैपिड डेवलपमेंट उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। इतने में वो फॉक्स निकलकर श्याओफा के पास आने लगती है तो वो लोग उसे दुश्मन समझकर उस पर तीर बरसाने लगते हैं, लेकिन वो फॉक्स जल्दी से भागकर श्याओफा की गोद में बैठ जाती है। जब श्याओफा अपनी आंखें खोलता है तो सारे लोग उसकी तरफ हमला करने को तैयार खड़े होते हैं। फिर श्याओफा उनको बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई। फिर श्याओफा अनाउंस करता है कि मैंने इसका नाम श्याओ बाई रखा है और ये नाम फॉक्स प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर श्याओफा अपने साथियों को वो मैजिकल स्प्रिंग का पानी दिखाता है जो देखकर सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ये पावर्स बढ़ाने में उनकी बहुत हेल्प करेगा। फिर वो उनको पवित्र फूल के बदले वो दूसरी चीज़ें दिखाता है जो फॉक्स ने उसे ढूंढने में मदद की थी। तो वो लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये तो उस पवित्र फूल से भी ज़्यादा कीमती थी और असली की पहचान भी एक बहुत मुश्किल काम था। फिर श्याओफा कंपनसेशन के तौर पर वो मशरूम और जड़ी बूटियाँ अपने साथियों के बीच बांट देता है और वो मैजिकल स्प्रिंग वाला पानी सेकंड हेड को दे देता है कि चैंपियनशिप के मौका पर हमारे गांव के मार्शल आर्टिस्ट के काम आएगा। लेकिन उसमें से हाफ पानी अंकल श्याओफा को वापस कर देते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा अधिकार था। फिर जब श्याओफा घर पहुंचता है तो डॉक्टर हू भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और शाबाश देते हैं। उसके बाद अगला दिन बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आज नए मार्शल आर्टिस्ट्स ने अपनी अपनी एक टेक्निक यूज़ करनी थी जिस पर उनका सारा मार्शल आर्ट्स फ्यूचर अब डिपेंड करेगा। और यहीं पर ही पार्ट नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 5 के स्टार्ट में सारे क्वालिफाइंग मार्शल आर्टिस्ट्स को सेकंड हेड अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक टेक्निक को सिलेक्ट करना था जिस पर उनका सारा फ्यूचर कैरियर डिपेंड करेगा। फिर अंदर हॉल में जाकर सारे लोग बैठ जाते हैं और मेडिटेशन करके अपने लिए टेक्निक की तलाश करने में लग जाते हैं। श्याओफा भी अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर करता है। यहाँ पर बैठे सारे लोगों को कोई ना कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे थे जिसकी बिना पर वो टेक्निक चूज कर रहे थे।
शियाओफा को कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि वो बेसिक तलवारबाजी की टेक्निक चूज कर लेता है। फिर सारे लोग एक एक करके मास्टर को जाकर अपनी चूज की हुई टेक्निक के बारे में बताते हैं। ज्यादातर लोगों को काफी मुश्किल और टेक्निकल हाई स्केल टाइप के ऑप्शंस मिले थे। तो शियाओफा को तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही थी कि उसके हिस्से में बेसिक तलवारबाजी आई है। ये सुनकर बाकी सारे फेलोज उसका बहुत मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन सेकंड मास्टर शियाओफा को तसल्ली देता है कि बेसिक्स हैं तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो होती ही फाउंडेशन है। तुम दिल छोटा मत करो और अपनी टेक्निक सीखने पर तवज्जो दो। यहाँ पर हमें एक लड़की रुई शुई को भी दिखाते हैं जो कि शियाओफा के साथ काफी काइंड होती है और उसे टेक्निक एक्सचेंज करने की ऑफर भी करती है, जिससे शियाओफा फौरन मना कर देता है। सीरीज के पहले पार्ट में हमें ऐसा इम्प्रेशन दिया गया था कि जैसे एम्परर के साथ शियाओफा का कोई ताल्लुक है, लेकिन अब हमें दिखाते हैं कि स्टार्ट में एम्परर के यहाँ जो प्रिंस पैदा होता है वो आजकल पवित्र पहाड़ी के राजा के पास डोया के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा है। यहाँ पर उसका नाम जाओ वुटियान बताते हैं। डोया और जाओ वुटियान अब वहाँ के टॉप स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, तो राजा उनके टैलेंट को चेक करने के लिए उनको पहाड़ी से नीचे जाकर बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले पर भेजने का फैसला करता है। यहाँ पर हमें ये भी दिखाते हैं कि जाओ वुटियान प्रिंस है तो उसमें एटीट्यूड भी प्रिंस जैसा ही होता है। एक लड़की होने की वजह से वो डोया को और उसकी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट भी करता है और ये बात डोया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जाओ वुटियान डोया से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो उसकी बजाय ज़्यादातर टाइम अपने गांव के फ्रेंड्स हु और लॉन्ग के साथ ही रहा करती थी। जबकि लॉन्ग टाओ विलेज में भी सेकंड हेड आने वाली चैंपियनशिप के लिए स्टूडेंट्स की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग करा रहा होता है। वहाँ शियाओफा का जज्बा सबसे ही अलग होता है। वो एक दफ़ा पहले भी अपनी पावर्स को खो चुका था, तो अब अपनी लाइफ में मिले इस दूसरे चांस को वो बेहतरीन तरीके से अवेल करना चाहता था। वो अब अपनी हिम्मत से भी बढ़कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। शियाओफा पहले तो अपने हिस्से में आई बेसिक तलवारबाजी पर बहुत उदास था, लेकिन अब जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि टेक्निक्स में फाउंडेशन में मास्टर होना कितना इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ इसी पर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर शियाओ बाई भी उसे तलवारबाजी करने में कुछ टेक्निक सिखाने में हेल्प करती है। शियाओ बाई फॉक्स प्रिंसेस थी, छोटी सी क्रिएचर थी, लेकिन वो हर चीज़ में माहिर थी और इसीलिए उसमें एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब लॉन्ग टाओ विलेज से 5 लोगों की एक टीम को चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है और अब उनका कैप्टन सिलेक्ट करने के लिए 2 लोगों का नाम लिया जाता है। एक तो चेन चेंग और दूसरा शियाओफा होता है। यहाँ पर शियाओफा कोई भी बहस किए बगैर टीम लीडर की पोजीशन चेन चेंग के लिए छोड़ देता है और अब यहाँ पर यह पता चलता है कि वो काफ़ी मैच्योर भी हो चुका है। फिर रात को डॉक्टर हु चैंपियनशिप से रिलेटेड शियाओफा को कुछ टिप्स भी देते हैं और सबसे बड़ी टिप वो यही देते हैं कि फिर से किसी के धोखे में आकर अपनी पावर्स ना खो देना। फिर चैंपियनशिप पर जाने से पहले उनकी पूरी टीम अपने लिए हथियार खरीदने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनको हर चीज़ काफ़ी महंगी लग रही होती है, लेकिन अच्छे हथियार नहीं होंगे तो वो जीत कैसे पाएंगे। यहाँ पर शियाओ बाई उनकी हेल्प करती है और हथियारों के बदले में उनको एक मैजिकल पत्थर ऑफर करती है और अब उसी की वजह से उन सारे लोगों को एक अच्छी क्वालिटी के हथियार मिल जाते हैं। इन मार्शल आर्टिस्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और अपनी स्किल्स को डिस्कवर करने के लिए मॉन्स्टर्स का बार बार मुकाबला करना पड़ता है। शियाओफा भी रात को मॉन्स्टर्स की तलाश में अब निकला हुआ होता है। शियाओ बाई उसके साथ थी और वो शियाओ बाई से बातों बातों में कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। तो शियाओ बाई कहती है, कौन तुम्हारी सिस्टर बनना चाहता है। मॉन्स्टर्स ना मिलने की वजह से शियाओफा खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा होता है कि सारे मॉन्स्टर्स मेरे करीब आने से डर रहे हैं। यहाँ पर शियाओ बाई उसे सबक सिखाने के लिए उससे थोड़ा दूर हट जाती है और अब शियाओफा को बहुत सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं जो पहले फॉक्स प्रिंसेस की मैजिकल पावर्स की वजह से करीब नहीं आ रहे थे। फिर यहाँ पर एक फाइट स्टार्ट हो जाती है।
इधर श्याओफा फाइट कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बाकी सारे कंटेस्टेंट भी इसी तरह से मॉन्स्टर से मुकाबला कर करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सारे कंटेस्टेंट ही फुल स्पिरिट में थे और अपनी अपनी जीत के सपने देख रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक नया करैक्टर दिखाते हैं जिसका नाम यूटियान है और उसके माथे पर हमें वही पर्ल नजर आता है जैसा कि श्याओफा का बचपन में हुआ करता था। इस चैंपियनशिप में कुछ इस तरह के रूल्स थे कि सारे कॉन्टेस्टेंट्स को जंगल में मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार मार के उन्हें पॉइंट्स अर्न करने होंगे। यहाँ पर आंटी जाने से पहले सारों को एक छोटा सा मैजिकल बैग भी देती हैं जो कि जंगल में उनके कंपटीशन के बीच उनकी हेल्प करेगा। फिर अगले दिन सारे कॉन्टेस्टेंट्स चैंपियनशिप के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका ये कंपटीशन बहुत ही हिस्टोरिकल था क्योंकि उनके कंपटीशन वाला एरिया 100 साल में सिर्फ एक दफ़ा ही खोला जाता था। वहाँ पर श्याओफा अपनी छोटी सी फॉक्स के साथ आया हुआ था, जबकि कुछ और कॉन्टेस्टेंट्स को दिखाते हैं जो अपनी ताकत को दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े पेट्स के साथ वहाँ आए हुए थे। यहाँ पर यूटियान एक बहुत बड़े बीस्ट पेट पर बैठ कर आता है। ये यूटियान दरअसल उसी लड़की यूए शोए का भाई था जिसने श्याओफा का पर्ल चोरी किया था, धोखे से हासिल कर लिया था। अब श्याओफा का ही पर्ल यूज करके यूटियान इतना ताकतवर हुआ था। श्याओफा को वही यादें दोबारा से आने लगती है कि किस तरह से उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। ये सब कुछ याद करके वो अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और कहता है कि मेरे लिए ये कंपटीशन बदला लेने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। इतने में वहाँ पर मॉन्स्टर्स सारे कंटेस्टेंट्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन श्याओ बाई के साथ होने की वजह से कोई भी मॉन्स्टर उनकी टीम पर अटैक नहीं करता। और यहीं पर ही पार्ट 5 ख़त्म होता है। स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो गाइस, तो पार्ट नंबर 6 के स्टार्ट में कंपटीशन के बीच टीम लीडर चेन शेंग कहता है कि अब वो लोग जाकर मॉन्स्टर वुल्फ्स का शिकार करेंगे ताकि झुंड में रहने वाले मॉन्स्टर्स की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करें और ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकें। अब वो मॉन्स्टर्स की तलाश में निकलने लगते हैं, तो वो पीछे पीछे होते हैं और मॉन्स्टर सारे आगे आगे भागते रहते हैं। घंटों भाग भाग के भी अब वो सारे थक के बैठ जाते हैं क्योंकि श्याओ बाई की वजह से वो मॉन्स्टर्स उनके करीब आ ही नहीं रहे थे। फिर श्याओफा को वो जंगल वाली बात भी याद आती है, तो वो अपनी टीम से ये कहकर अलग हो जाता है कि अब जिन मॉन्स्टर्स से भी मेरी या आप लोगों की फाइट होगी तो उनके पॉइंट्स हम लोग हाफ हाफ कर लेंगे, अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। श्याओफा को एक्चुअली पता चल चुका था कि ये उसका चार्म नहीं था बल्कि श्याओ बाई का था। फिर वो श्याओ बाई से रिक्वेस्ट करता है कि इस जंगल में से कुछ रेयर जड़ी बूटियाँ या फूल वगैरह इकट्ठे करके उसे दे। फिर श्याओ बाई उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सदियों पुराने बैम्बू ट्रीज थे और उनसे बहुत से पावरफुल किस्म के वेपन्स भी बनाए जा सकते थे। इतने में उसे ट्री पर बैठा एक जहरीला सांप नजर आता है और उसको देखते ही श्याओफा सोचता है कि इसका शिकार करके वो बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकता है और वो सांप श्याओ बाई की वजह से वहाँ से दूर जाने लगता है, लेकिन वो उसे खुद कहकर बुलाकर वापस लाती है ताकि श्याओफा भी कुछ पॉइंट्स अर्न कर सके। फिर वो उस स्नेक की श्याओफा से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इन दी एंड श्याओफा उसका शिकार करने में कामयाब हो जाता है। इस शिकार करने के बाद भी श्याओफा ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता, बल्कि वो श्याओ बाई से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई अच्छा और पावरफुल शिकार ही नहीं मिल रहा। एक्चुअली उस मरे हुए स्नेक की क्रिस्टल से पता चला था कि वो एक दरमियाने दर्जे का मॉन्स्टर था। इतने में फॉक्स प्रिंसेस ने अब उसे मज़ा चखाने का फैसला कर लिया था। वो अपनी पावर से बहुत सारे डेडली स्नेक्स को वहाँ इकट्ठा कर लेती है और श्याओफा अब खुशी खुशी पॉइंट्स कमाने के लिए उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही आराम से एट अ टाइम उन सारे स्नेक्स को ख़त्म कर देता है। और श्याओ बाई दूर खड़ी उसे देखकर सोचती है कि हाँ, मैंने इतने दिनों तुम्हारी ट्रेनिंग जो की थी इतना तो तुमने कर ही लेना था। श्याओफा तो अभी भी खुश नहीं था,
तो फॉक्स मैसेज भेजकर वहाँ का सबसे बड़ा स्नेक बुलवा लेती है। इतना बड़ा स्नेक छोटी सी श्याओबा से योर मैजेस्टी कहकर पहले इजाज़त लेता है और श्याओफा पर फिर अटैक कर देता है। अब तो श्याओफा आगे आगे भाग रहा था और स्नेक उसके पीछे पीछे, लेकिन ये श्याओफा की एक टेक्निक थी। वो मुड़कर उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, पर स्नेक अपनी टेल से उसका हथियार छीनकर दूर फेंक देता है और फिर उस पर अपना जहर स्प्रे करने लगता है। श्याओफा अपना सांस रोककर उस पर बेसिक तलवारबाजी की सीखी एक स्लैशिंग टेक्निक का वार करता है और स्नेक का सर काट कर फेंक देता है। फॉक्स प्रिंसेस देखकर बहुत नखरे से कहती है कि बस बॉडी ही बनाता रहा था ये स्नेक, अकल नहीं थी इसमें। फिर श्याओबाएं श्याओफा पर जहर के अटैक को काउंटर करने के लिए एक एंटीडोट फूल भी उसे देती है। जब श्याओफा अपनी हीलिंग कर रहा होता है तो वहाँ कुछ और कंटेस्टेंट्स भी पहुँच जाते हैं। वो सीमा विलेज की टीम थी और उसमें एक लड़की भी थी जो कि काफ़ी स्वीट लग रही थी। सीमा ही उसका नाम भी था, लेकिन उसके साथ के बॉयज़ काफ़ी मीन टाइप के थे। वो देखकर जान चुके थे कि श्याओफा ने बहुत सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स भी लिए बैठा है और वो थका भी हुआ है। तो वो तलवार निकालकर उस पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि वो श्याओफा के क्रिस्टल्स छीनना चाहते थे। लेकिन श्याओफा अब उनसे भी फाइट करता है और इन दी एंड उनको भी हरा देता है। अब बदले में उनको तंग करने के लिए वो उनके क्रिस्टल्स छीन लेता है और जब वो सैड से जा रहे होते हैं तो उनको रोक कर बुलाता है और फिर उनको रोस्ट बनाकर साथ खाना खिलाता है, जिसकी वजह से वो तीनों अब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जाते जाते वो उनके क्रिस्टल्स भी उनको वापस कर देता है। जबकि श्याओफा की बाकी टीम अब मॉन्स्टर्स से लड़ कर बिल्कुल थक गए थे। श्याओफा के अलग होते ही मॉन्स्टर्स उनकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। वो जितने मारते उतने ही और भी निकल आते। अब तो वो श्याओफा को ही मिस करने लगे थे। जबकि श्याओफा फॉक्स प्रिंसेस से दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर भी उसे कोई रेयर और कीमती चीज़ें ढूंढ कर दे। तो कुछ नखरे करने के बाद श्याओबाई उसको एक फ्लावर ढूंढ कर देती है जो बहुत ही स्पेशल होता है। इतने में उसे अपनी टीम फेलोज की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो उस टाइम मॉन्स्टर्स के बीच फंसे हुए थे और हेल्प के लिए श्याओफा को आवाज़ें दे रहे थे। श्याओफा भी दौड़ता हुआ फौरन से उनके पास पहुंच जाता है और जब श्याओफा वहां पर फाइट कर रहा होता है तो उसे देखकर अब कैप्टन भी शर्मिंदगी से थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और खड़ा होकर मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने लगता है। अब वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भगाने के बाद पता चलता है कि उनके 2 और टीममेट्स खो चुके हैं और वो लोग अब मिलकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रुई शुई और एक और टीममेट खतरनाक किस्म के एलिगेटर्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं और उस टाइम उनसे फाइट कर रहे होते हैं। उन्हीं को तलाश करते करते कैप्टन चैंग चैंग काफ़ी थक जाता है और वो किसी भी एंगल से कैप्टन बनने के लायक ही नहीं लग रहा था। इतने में रास्ते में मधुमक्खियों की एक सेना उन पर हमला कर देती है। श्याओफा अपनी चालाकी से डॉज करके उनको वहां से भगा देता है। इतने में उनको वहां पर एक बी हाइव भी मिलता है जो वो अपने पास ही रख लेते हैं। उस पर हनी बीज दोबारा से उन पर अटैक करने आती हैं, तो श्याओफा की रिक्वेस्ट के बाद उनको अपनी पावर से भगा देती है। इतने में कोई और कॉन्टेस्टेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे बी हाइव और उनके जमा किए हुए क्रिस्टल्स छीनने की कोशिश करने लगते हैं। कहते हैं कि ये बी हाइव पहले हमने ढूंढा था। तो इस पर चैंग शेंग उनको फाइट का चैलेंज कर देता है। वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो पहले ही जहरीले पाउडर से उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन श्याओफा तो पहले ही एंटीडोट ले चुका था, तो वो अपनी टीम की तरफ से उनसे फाइट करता है और उन चीटर्स को मार मार के भगा देता है। लेकिन वो चीटर्स फिर भी बदला लेने के लिए बेचैन होते हैं, कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। उधर श्याओफा के साथी जब हीलिंग कर रहे होते हैं तो उनको किसी पावरफुल मॉन्स्टर की आवाज़ें आने लगती हैं। वो एक 3rd लेवल का खतरनाक बीस्ट था, एक लायन किंग था। कैप्टन चैंग शेंग तो जख्मी हो चुका था, वो तो उठ भी नहीं पा रहा था। तो एक मोटी वाली उनकी पार्टनर पहले उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो लायन पर हमला करती है तो आगे से उसी से मार खा के उड़ती हुई पहले से जख्मी बेचारे चैंग शेंग के ऊपर गिरकर उसका कीमा ही बना देती है। अब उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए श्याओफा आगे बढ़ता है
उस टाइम पर फॉक्स प्रिंसेस श्याओबाई बहुत आराम से उतरती है और श्याओफा को लड़ने देने के लिए खुद साइड पर हो जाती है। और अब श्याओफा उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है कि यहीं पर ही पार्ट नंबर 6 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 7 के स्टार्ट में श्याओफा उस लायन से फाइट कर रहा होता है। वो अपने इर्द गिर्द एक सील भी बना लेता है जिसकी वजह से लायन उस पर अटैक नहीं कर पाता। वो लायन बोल भी सकता था क्योंकि वो तीसरे दर्जे का एक खतरनाक मॉन्स्टर था। वो तो श्याओफा को धमकाने की भी कोशिश करता है। अब की दफा जब ये दोनों सामने की तरफ से एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो श्याओफा उसे डॉज कर देता है और फिर उसके पीछे से उस पर वार करता है। इन दोनों की फाइट का नज़ारा इतना शानदार था कि वो मोटी लड़की कैप्टन के ऊपर से उठना ही भूल गई थी। अब वो लायन काफ़ी जख्मी हो चुका था तो कैप्टन क्रेडिट लेने के लिए खुद उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके हाथों मरने ही वाला होता है कि श्याओफा उस पर पीछे से वार कर देता है। ये सारा मंजर कुछ और कॉन्टेस्टेंट्स भी देख लेते हैं और डर के वहां से भाग जाते हैं। अब उस लायन को मरा देखकर श्याओबाई बड़े एटीट्यूड से उसे गार्बेज ही कह देती है, जबकि कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि इस लायन को उसी ने ही मारा है। इतने में श्याओफा उस मोटी लड़की को प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लावर देने लगता है तो वो समझती है कि श्याओफा मुझे लाइक करता है और कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कैप्टन ज़्यादा पसंद है। लेकिन चेन चैंग को उस फ्लावर की वैल्यू का पता था तो वो फ्लावर ले लेता है और खुद ही उस मोटी लड़की को दे देता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वीक कॉन्टेस्टेंट थी और इस फ्लावर के यूज़ से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती थी। अब हमें दूसरी तरफ यूटियान को दिखाते हैं जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स का शिकार कर चुका था। इसी वजह से उसे लगता था कि अब वही ये चैंपियनशिप जीत जाएगा, जबकि श्याओफा को अभी भी कुछ और मॉन्स्टर्स का शिकार करने का इंतज़ार था। ये सुनकर श्याओबाई उसे एक और मौका देने का फैसला करती है और उन पर एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर वो मोटी लड़की अपने पार्टनर से कहती है कि तुम लोग परेशान ना होना, मैं उस फ्लावर के यूज़ की वजह से अब बहुत पावरफुल हो चुकी हूँ तो तुम लोगों की रक्षा करूँगी। यहाँ पर श्याओफा जबकि अकेला ही उनका मुकाबला करने का फैसला करता है और बाकी पार्टनर्स को मेन हॉल में पहुँचने को कह देता है। कैप्टन ये सुनते ही 1 मिनट में वहाँ से भाग जाता है। पहले तो श्याओफा पर तीसरे दर्जे के एक बीस्ट ने हमला किया था, लेकिन अब एट अ टाइम 3 बीस्ट उस पर अटैक कर रहे थे। वो मॉन्स्टर्स उसको घेर लेते हैं। फिर श्याओफा उनसे मुकाबला करता है और उसी फाइट के बीच उसको एक मॉन्स्टर बर्ड भी उठा लेता है तो श्याओफा उसे एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बाकी मॉन्स्टर्स के अटैक से बचने के लिए उस बर्ड को अपनी शील्ड बना लेता है और इसी तरह से वो मॉन्स्टर बर्ड मारा भी जाता है। और फिर बाकी दोनों मॉन्स्टर्स श्याओफा पर इकट्ठे अटैक करते हैं और श्याओफा फिर दूर जा गिरता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और फिर से उन दोनों का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन उसको इन दोनों का एट अ टाइम काउंटर करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इस टाइम पर फॉक्स प्रिंसेस एक दफ़ा चीटिंग करके श्याओफा की हेल्प भी करती है और एक बार उसकी जान बचा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्याओफा जितनी फाइट्स किए जा रहा था उसकी पावर उतनी ही इंक्रीज होती जा रही थी और इस बात से श्याओफा में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उनमें से एक मॉन्स्टर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है और दूसरे से फिर उसकी बहुत सख्त फाइट होती है जिसमें एक दफ़ा तो ऐसा लगता है कि शायद श्याओफा हार ही चुका है, लेकिन असल में तो वो मॉन्स्टर उसके ऊपर मरा हुआ पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ सारे कॉन्टेस्टेंट्स अब मेन हॉल में वापस पहुंच चुके होते हैं। वहां पर यूटियान खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट समझता था तो फिर बाकियों से उनकी जमा की हुई क्रिस्टल्स छीनने की कोशिश करता है। इतने में जब श्याओफा का कैप्टन थका हारा वहां पहुंचता है तो बाकी लोग ये देखकर खुश होने लगते हैं कि श्याओफा उनके साथ नहीं आया तो इसका मतलब है कि शायद वो किसी मॉन्स्टर का शिकार बन चुका है। इतने में यूटियान उड़ता हुआ चेंग शेंग के पास आता है और आकर उसे डराता है, उससे उसके क्रिस्टल्स छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चेन शेंग उससे फाइट करने का चैलेंज कर देता है।
तो यूटियान फिर अपने पेट मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कैप्टन से ज्यादा बहादुर तो वो मोटी लड़की थी। वो उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बहुत जख्मी कर देता है। अब कैप्टन चेन शेंग थोड़ी सी हिम्मत करता है और अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूटियान उसे मुकाबला करने से पहले ही बिल्कुल खाली हाथ कर देता है। बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स जब ये मंजर देखते हैं तो उनको भी रियलाइज हो जाता है कि यूटियान कितना पावरफुल है, तभी तो वो इतना एरोगेंट भी है। और इन सारे कॉन्टेस्टेंट्स में यूटियान के मुकाबले का कोई भी एक उन्होंने नहीं देखा था। और चेन शेंग तो इतना मीन और कायर इंसान था कि अपनी हार का सारा गुस्सा उस बेचारी मोटी लड़की पर निकालता रहता है। इतने में वहां पर जख्मी हालत में खोए हुए शियाओ फा के बाकी दोनों टीममेट्स भी पहुंच जाते हैं। और जब उनके क्रिस्टल्स एक और कॉन्टेस्टेंट छीनने लगता है तो रुई शोए वहां पर खड़ी खड़ी ही अपनी पावर से उसकी गर्दन को अपने निशाने पर ले लेती है। और वो सारे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कॉन्टेस्ट में आने से थोड़ा अरसा पहले तो रुई शोए इतनी पावरफुल कभी भी नहीं थी। वो अपने पार्टनर के लिए एक्चुअली बहुत ही परेशान थी, जिसके जिस्म में अब जहर फैलता जा रहा था और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वहाँ पर मौजूद एक कॉन्टेस्टेंट गर्ल उसे बताती है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर इसका इलाज ना किया गया तो ये मर भी सकता है। रुई शोए तो उसके इलाज के बदले अपने जमा किए हुए सारे क्रिस्टल्स भी देने को तैयार थी, लेकिन वहां पर मौजूद टीजिया गांव का एक कॉन्टेस्टेंट इस मौका पर भी रुई शोए को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उसको किसी की जान की कोई भी परवाह होने की बजाय सिर्फ यही फिक्र थी कि रुई शोए स्किल्स में इतनी जल्दी मास्टर कैसे बन चुकी है। यहाँ पर फिर सारे कॉन्टेस्टेंट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और यूटियान दूर खड़ा उनको ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कि कीड़े मकोड़े आपस में लड़ रहे हो। रुई शोए अब परेशान होकर रोने भी लगती है, तो ऊपर से हमारा शियाओ फा एंट्री करता है और उसे तसल्ली देने लगता है कि अब मैं सब संभाल लूंगा। फिर शियाओ फा अपने साथी का चेकअप करता है। वो देखता है कि उसके जिस्म के अंदर एलिगेटर्स का जहर फैल चुका है। अब यहाँ पर शियाओ फा एक खास किस्म के पॉइजनस हर्ब निकालता है, जिसमें वो कुछ और मेडिसिन्स मिक्स करके पहले से फैले हुए जहर को काउंटर करने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसकी ये टेक्निक बाकी सारों को बहुत ही डेंजरस लग रही थी, क्योंकि इसमें उसके अपने साथी की जान भी जा सकती थी। लेकिन रुई शोए को शियाओ फा पर पूरा भरोसा था और उसी की परमिशन के बाद शियाओ फा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही देर में उनका साथी फिर होश में आ जाता है। फिर वो शियाओ फा के सिखाए हुए तरीके से खुद की हीलिंग स्टार्ट कर देता है। शियाओ फा एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन निकालता है, तो बाकी लोग उससे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शियाओ फा उसे अपने साथी की जान बचाने में इस्तेमाल कर देता है। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद शियाओ फा वहाँ मौजूद उन मीन बॉयज से लड़ता है, जिनको किसी की जान की परवाह होने की बजाय सिर्फ अपने पॉइंट्स की ही पड़ी हुई थी। उसके बाद वो सारे लोग फैसला करते हैं कि अब और फाइट में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय वो लोग इकट्ठे मिलकर अपनी कंबाइंड पावर्स यूज करके उस मंदिर को खोलेंगे जो 100 साल में सिर्फ एक ही दफा खुलता है। अब अंदर जाकर ही फैसला होगा कि इस गेम का विनर कौन रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं, बाय बाय।